लोग आए हैं, ये सरकार के विरोध में आए हैं? सरकार के विरोध में नहीं आए हैं, हम सिर्फ आज का मुद्दा लेके आए हैं कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, दैट्स इट। रिसेंटली कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी जो डिमांड थी वो ये थी कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये रही कि प्रोटेस्ट किस मुद्दे पर हो रहा है, इससे ज्यादा इंटरनेट की जो नजरें हैं वो जा रुकी उज्ज्वल पर। और उज्ज्वल की जो एज है ना वो सिर्फ 19 साल की है। हाल ही में उन्होंने 12th क्लास के जो है वो एग्ज़ाम दिए हैं। वो एक कॉज के लिए वहाँ गए थे, एक इशू पर बात करने के लिए 40 डिग्री की गर्मी में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में वो पहुँचे थे। लेकिन लोगों ने उनकी बात सुनने के बजाय देखा क्या, उनके कपड़े। क्या किया लोगों ने, मजाक बनाया उनका। सोशल मीडिया पर कोई उनके लुक्स का मजाक उड़ा रहा था, तो कोई उनके बोलने के तरीके का मजाक उड़ा रहा था, तो कोई उनके कपड़ों के सिलेक्शन पर मजाक उड़ा रहा था। और यही सारी चीज़ें ना लगातार जिस दिन से प्रोटेस्ट हुआ है उस दिन से चल रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात ना ये रही कि एक मीडिया पर्सन ने प्रोटेस्ट से जुड़े सारे सवालों को साइड में रख दिए और उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल क्या बना कि उज्ज्वल का जेंडर क्या है। अब मेल फीमेल या क्या? नहीं, माय जेंडर नॉट अ प्योर जेंडर। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये दूसरी वीडियो देखिए। इसमें एक रिपोर्टर ना सिर्फ उज्ज्वल को प्रोवोक कर रहा है बल्कि भद्दे सवाल भी पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि आप कहाँ से आए हैं, आप नाली से आए हैं या फिर घर से आए हैं, आपने ऐसे कपड़े पहने हैं इसलिए आप देश के लिए कुछ कर नहीं सकते। मतलब हद होती है। ये वीडियो देखिए। आप भी कॉकरोच है क्या? आप अप्रोच है पूछ रहे हैं? कहाँ से है, घर से या नाली से? कहीं से भी हमें देश से। ये वीडियो देख कर ना मुझे लिटरली शर्म आती है, ये देखकर कि ये किस तरीके से उज्ज्वल को टारगेट कर रहे हैं बीच सड़क पर। देखिए, आप किसी की बात से अग्री कर सकते हैं, डिसअग्री भी कर सकते हैं, आप किसी की पॉलिटिकल व्यूज को भी पसंद कर सकते हैं, नापसंद भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का किसी का मजाक उड़ाना ये कितना गलत है। और इन सब में ना सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग बात रही कुछ मीडिया के लोगों की और कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के क्वेश्चन, जो बार बार उनकी सेक्सुअलिटी पर सवाल कर रहे थे, उनके कपड़ों पर कमेंट कर रहे थे, उनके बोलने के तरीके पर हंस रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी भी तरह से उन्हें वायरल कंटेंट मिल जाए। और सिर्फ वायरल कंटेंट के लिए वो किसी इंसान का इस तरह से मजाक उड़ा रहे थे। और पता है, सैडली आज भी जब हमारी सोसाइटी में LGBTQIA+ की बात होती है तो बहुत से लोगों के लिए वो सिर्फ ना एक मजाक ही बनकर रह जाता है। बिल्कुल, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी जो हुआ वो है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि जब भी लोग LGBTQIA+ शब्द सुनते हैं तो उन्हें कई बार लगता है ना कि ये सिर्फ एक कैटेगरी है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ लोगों को कि ये सिर्फ एक कैटेगरी नहीं, पूरा का पूरा अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो आते हैं। और जो लोग यहाँ पर मजाक उड़ाते हैं ना, चलिए उन्हें आप बता देते हैं कि इसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्यूअर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल, एरोमांटिक, एजेंडर और कई दूसरी जो आइडेंटिटीज हैं वो शामिल होती हैं। ये एक अम्ब्रेला टर्म है। और ना जो प्लस साइन है ना इसमें, वो इसी डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जेंडर और सेक्सुअलिटी को सिर्फ 2 बॉक्सेस में फिट नहीं किया जा सकता है। और यही चीज़ें इस शब्द में बताई गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ना लोगों के समझ में ये कतई नहीं आनी है। एंड एज एक्सपेक्टेड ये जो हम टर्म्स आपको बता रहे हैं ना, इनकी अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचना इंडिया में काफ़ी मुश्किल रहा है। लीगली एक लंबी जर्नी के बाद आज हम इस तरीके से इन टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। हालांकि सोच से ना अभी भी हम काफ़ी पीछे ही रह गए हैं। बिल्कुल, ब्रिटिश राज में ना 1861 में सेक्शन 377 लाया गया था, जिसमें कि जो अननेचुरल रिलेशनशिप थे उन्हें क्रिमिनलाइज कर दिया गया था। उन्हें बताया गया था कि जो सेम सेक्स के लोग हैं वो साथ में नहीं रह सकते हैं। और 150 साल तक LGBTQIA+ कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए उस लॉ का इस्तेमाल किया गया। और फिर आता है 2014 का लैंडमार्क नलसा जजमेंट। ये ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए गेम चेंजर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने ना ट्रांसजेंडर पर्सन को लीगली 3rd जेंडर के रूप में रिकॉग्नाइज किया था। इस जजमेंट में कोर्ट ने कहा था कि इंसान को अपनी जेंडर आइडेंटिटी खुद डिफाइन करने का जो पूरा का पूरा अधिकार है वो है। तो एक लंबी लड़ाई के बाद जो ये अधिकार है वो मिला है लोगों के पास। और कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स ट्रांसजेंडर लोगों पर भी उतने ही लागू होते
जितने किसी और सिटीजन पर। तो मुझे लगता है जो लोग ये मजाक उड़ा रहे हैं ना, उन्हें जाकर ये जजमेंट्स पढ़ने चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है ना कि लीगल सिस्टम तो आगे बढ़ जाता है, लीगली जो है वो जजमेंट्स भी आ जाते हैं, राइट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन लोगों की जो सोच है ना, मुझे लगता है आज भी वो उसी ब्रिटिश एरा में ही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो लोग इस तरह से मजाक ही नहीं उड़ाते। बिल्कुल। और उज्जवल की प्रेजेंस वहां किस मुद्दे के लिए थी, किस कॉज के लिए थी, उस तरफ ना इंटरनेट की जो जनता है उनका ध्यान नहीं गया। ध्यान गया तो उनके कपड़ों पर। हाँ, उन्होंने क्रॉप टॉप पहना था तो इसमें गलत क्या हो गया? इट्स देयर राइट, देयर चॉइस। बिल्कुल। और वैसे भी ना उन्हें अपने कपड़ों को लेकर कोई जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने बताया कि इस प्रोटेस्ट के बाद उन्हें एक इवेंट में जाना था और उस इवेंट के हिसाब से उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। मतलब सोचिए, इंसान ने क्या पहन रखा है उसको जस्टिफाई करने के लिए भी उस इंसान को वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन ऑनेस्टली जस्टिफिकेशन की भी यहाँ पर कतई कोई ज़रूरत नहीं थी। कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपनी चॉइस के हिसाब से कपड़े पहन सकता है। इसकी ये शर्ट मैंने कुछ इंटेंशनली नहीं पहनी थी। मुझे सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद एक इवेंट में जाना था। व्हाई आई हैव वर्न दिस शर्ट। और अगर आप इन वायरल वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाएंगे ना, तो वहाँ आपको कमेंट्स पढ़कर आपका और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा डिस्टर्बिंग कमेंट्स वहाँ पर लिखे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि एक दो, कई कमेंट्स ऐसे लिखे हुए हैं वहाँ पे। एक यूज़र ने लिखा है कि क्या मीठा होकर आप सिस्टम को चेंज कर सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके की भाषा है। कुछ कमेंट्स तो ऐसे हैं जिन्हें मैं यहाँ लिटरली पढ़ तक नहीं सकती हूँ। हम जब स्टोरी के बारे में देख रहे थे ना, तब हमने पढ़े थे वो कमेंट्स और बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। और आयरनी देखिए, ये कमेंट्स अक्सर उन लोगों के होते हैं ना जो कि एसी रूम में बैठकर आराम से सुकून से बैठे होते हैं और ज्ञान बांट रहे होते हैं, ऑनलाइन क्रांति की बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन उज्जवल की तरह धूप में निकलकर प्रोटेस्ट में नहीं जाते हैं। बस अपने आप में बैठकर लोगों को ट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि यही उनका एक फेवरेट काम होता है। यहाँ एक चीज़ मैं ऐड करूंगी कि सिर्फ एसी वाले ही नहीं है, हमारे समाज के ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी थर्ड जेंडर को एक्सेप्ट पूरी तरीके से नहीं कर पाए हैं। हाँ, लेकिन ना सरप्राइजिंगली ना कई लोगों के कमेंट्स उज्जवल के फेवर में भी थे। कई लोगों ने पॉजिटिवली भी उसमें कमेंट किया था, बहुत लोग उसके सपोर्ट में आए थे और बहुत अच्छे कमेंट्स भी किए थे। हालांकि वो कमेंट्स इतने हाईलाइट नहीं हुए जो इस तरह के कमेंट्स थे, और जो वो कमेंट्स होते हैं ना, वो कमेंट सेक्शन तक ही सिमट कर रह जाते हैं। उन पॉजिटिव कमेंट्स पर वीडियो नहीं बनती है। फाइनली ट्रोलिंग से थककर उज्जवल ने ना एक वीडियो बनाई, और ऑनेस्टली उस वीडियो में काफ़ी समझदारी भरी बातें जो थी वो उज्जवल ने बताई थी कि वो वहाँ पर क्यों गया था, क्या पूरा कॉन्सेप्ट था वहां जाने का और सारी चीजें। सुबह 7:30 बजे 40 डिग्री की तपती धूप में गाजियाबाद से निकला, क्योंकि मुझे जंतर मंतर आना था। मेन मोटिव भारत के एजुकेशन सिस्टम में बेटरमेंट लाना। यहाँ सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है। पेपर लीक चाहे पार्टी ए करे चाहे पार्टी बी, लेकिन भविष्य तो हम युवाओं का खराब हो रहा है। वीडियो की बात करें तो वीडियो में उज्जवल ने भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में बात करी, पेपर लीक्स पर बात की है, प्रोटेस्ट के एक्चुअल इश्यूज पर बात की है। लेकिन फिर भी इस बार भी क्या हुआ, कमेंट सेक्शन में एक बार फिर से लोग उज्जवल को ट्रोल करने लग जाते हैं। मेन एजेंडा पे सवाल पूछने की जगह वो पूछ रहे हैं आपने ये कपड़ा क्यों पहना है, आपका जेंडर क्या है, आपकी सेक्सुअलिटी क्या है, आपकी शर्ट पे ये चुन्नी क्या है। सबने मेरे कपड़े, मेरे जेंडर, मेरी सेक्सुअलिटी, इन सब पे बहुत सवाल पूछे और मैंने जवाब भी दिया। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम अपनी कंट्री, अपने देश का एजुकेशन सिस्टम ऐसे सुधारेंगे? और जो लोग अभी भी मजाक उड़ा रहे हैं ना, उनके लिए ना थोड़ा सा हिस्ट्री का लेसन भी जरूरी है। बिल्कुल। और वो हिस्ट्री का लेसन कौन देगा? हम देंगे। तो हुआ ये था कि 6 सितंबर 2018 को LGBTQ मूवमेंट के लिए एक बहुत ही हिस्टोरिक जो था वो डेट मानी जाती है, क्योंकि इस दिन सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क डिसीजन आया था। उस दिन सेक्शन 377 के उन हिस्सों को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था जो कि कंसेंटिंग अडल्ट्स को सेम सेक्स रिलेशनशिप को क्रिमिनल बनाते हैं। बेसिकली उस दिन ही होमोसेक्सुअलिटी इंडिया में डीक्रिमिनलाइज हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बड़ा जजमेंट दिया था। 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट भी आया। इस लॉ ने एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, हाउसिंग और पब्लिक सर्विसेज में डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया। हाँ, इस लॉ पर क्रिटिसिज्म भी हुआ था, लेकिन फिर भी ये ना ट्रांसजेंडर राइट्स के लीगल फ्रेमवर्क में एक काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रहा। और कई सालों बाद इस तरह के डेवलपमेंट जो थे वो देखने को मिले थे। और जो लोग आज ना ट्रोलिंग कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा हिंदू माइथोलॉजी की फ्लैशबैक में भी ले चलते हैं और बताते हैं कि ये आजकल की बात नहीं है, बहुत पुराने कई सालों से ये जो कॉन्सेप्ट है वो चलते आ रहा है। अर्धनारीश्वर, ये आपने सुना ही होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसे याद कीजिए, यानी कि शिव और पार्वती एक ही बॉडी में, यानी कि मस्कुलिन और फेमिनाइन जो एनर्जीज हैं उनका एक साथ कोएग्जिस्ट करना।
इतना ही नहीं, महाभारत में ना शिखंडी का रेफरेंस भी दिया जाता है। शिखंडी का जन्म जो था वो एक राजकुमारी के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पहचान एक पुरुष के रूप में कर ली और वो वॉरियर की जिंदगी जो थी वो उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी जी थी। इनफैक्ट खजुराहो के जो स्कल्पचर्स हैं उनमें भी आपको सेम सेक्स की जो इंटीमेसी है वो दिख सकती है, वहां पर डिपिक्ट की गई है। बिल्कुल। और अगर ग्लोबली देखें ना तो कई ऐसी कंट्रीज हैं जो ट्रांसजेंडर राइट्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे जो है वो बढ़ चुके हैं। इस पूरी लिस्ट में कनाडा, स्पेन, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, स्वीडन और नॉर्वे को ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए सेफेस्ट और मोस्ट प्रोग्रेसिव कंट्रीज में माना जाता है। नीदरलैंड्स ने तो 2001 में ही दुनिया में सबसे पहले सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दिया था और आज ना 35 से ज़्यादा कंट्रीज और टेरिटरीज में सेम सेक्स मैरिज लीगल है। मुझे लगता है सारी बातें ना उन लोगों को बिल्कुल पढ़नी चाहिए। इतना ही नहीं, कनाडा, स्पेन, स्वीडन और न्यूजीलैंड ना मैरिज इक्वलिटी के स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल्स जो है वो माने जाते हैं। तो जब हम किसी थर्ड जेंडर या LGBTQ पर्सन को सोशल मीडिया पर या सामने से देखते हैं और सिर्फ उनकी आइडेंटिटी को लेकर ट्रोल करते हैं ना, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जिस आइडेंटिटी का मजाक बनाया जा रहा है उस आइडेंटिटी को रिकग्नाइज करवाने के लिए लोगों ने सालों साल लीगल और सोशल बैटल लड़े हैं, कोर्ट तक गए हैं, प्रोटेस्ट किए हैं, प्राइड मार्चेस निकाले गए हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसके पीछे। तो आप तो लोगों का मजाक उड़ा लेते हैं, लेकिन उसके पीछे एक पूरी की पूरी कहानी है। और शायद इसीलिए प्राइड मंथ भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि जून में ही मनाया जाता है। और जून सिर्फ सेलिब्रेशन का मंथ नहीं है, ये हिस्ट्री को याद करने का मंथ है। ये याद दिलाता है कि इक्वालिटी और डिग्निटी के राइट्स किसी कम्युनिटी को गिफ्ट में नहीं मिले हैं, उसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है इस कम्युनिटी द्वारा। और ना डिबेट किसी की पॉलिटिक्स या किसी के स्टेटमेंट पर हो सकता है, किसी के एक्शन पर हो सकती है, लेकिन किसी की जेंडर आइडेंटिटी को टारगेट करना ना, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। डेमोक्रेसी में डिसएग्रीमेंट होना बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, नॉर्मल है, लेकिन किसी की डिग्निटी और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उस पर क्वेश्चन नहीं उठाने चाहिए। वो सबके लिए जो है वो एक ही होने चाहिए और वो एक है भी। एग्जैक्टली और शायद यही इस पूरी डिस्कशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो यही था कि आप दूसरे के जो आइडियोलॉजी है, जो उनकी सोच है, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन बीच सड़क में किसी को इस तरीके से हैरेस करना, उसका मजाक उड़ाना, उसके बाद ऑनलाइन इतनी ट्रोलिंग करना, वो बेहद ही एक गलत चीज़ है, सोसाइटी के लिए काफ़ी गलत एग्जाम्पल है।